तो जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो यूज होते हैं। तो जैसे वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सर्टेन फिनोमिना हैं जिनको वहाँ पे यूज किया जाता है। तो उसी में आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या और इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या होंगे। जैसे मान लो कोई आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो इन दिस द कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिमिलर हाइड्रोजन एटम। और जब ये दोनों एटम सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इन दोनों के ठीक बीच में प्रेजेंट रहेगा एंड बोथ द हाइड्रोजन एटम हैज़ इक्वल राइट ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब इन दोनों का इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे इक्वल राइट रहेगा तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन ठीक इनके बीच में प्रेजेंट रहेगा और इस वजह से इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। तो जब भी कोई बॉन्डिंग होगी जिसमें दोनों एटम एक जैसे होंगे तो वो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। जैसे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर लो, चाहे आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लो, आप क्लोरीन की बात कर लो, चाहे आप फ्लोरीन की बात कर लो, ऑल आर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सेम ऐसे अगर आपने कोवैलेंट बॉन्डिंग की है टू डिसिमिलर एटम के बीच में, तो जब ये डिसिमिलर एटम होंगे तो इसमें कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ठीक बीच में प्रेजेंट नहीं रहेगा, बिकॉज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन। और जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जनरेशन की वजह से हम बोल देते हैं कि इस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्रिएट हो गई है पोलैरिटी। और इसी पोलैरिटी की वजह से इसको हम बोल देते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पोलर होता है। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी को क्रिएट करता है। तो पोलैरिटी मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड में तो पहले से है, लेकिन अगर ऐसे ही किसी कंपाउंड के अंदर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो ये जो ग्रुप होगा वो इसकी पोलैरिटी को और बढ़ाएगा। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ द पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट? इट इज द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर and that electron pair is this one, means sigma bond pair along the whole carbon chain due to presence of a group, and that group is either electron donating or electron releasing। means इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है उसी फिनोमिना को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट करता क्या है? वो जो सिग्मा बॉन्डेड यहाँ पे दो एटम्स होंगे उनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट करेगा और जब पोलैरिटी क्रिएट करेगा तो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस चार्ज के जनरेशन की वजह से क्या होगा, कोई दूसरा जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो इजिली इनके ऊपर अटैक कर जाएगा। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट मेक द मॉलिक्यूल मोर लायबल टू बी अटैक्ड बाय द एनी अदर स्पीसीज। इसलिए ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें जो ये ग्रुप होगा तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है उसको स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट हैं वो परमानेंट इफेक्ट होता है और इसको हम परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ग्रुप यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को काज करता है वो ग्रुप इस कंपाउंड का ही पार्ट होता है और जब तक ये कंपाउंड रहेगा ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा
और ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट को ये काज करता रहेगा, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। और दूसरा, इसका जो ऑपरेशन होता है वो केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, पाई बॉन्ड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे जैसे चेन में आप इस ग्रुप से डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, मीन्स जो कार्बन इससे दूर होगा उसके ऊपर थोड़ा सा कम चार्ज आएगा, जो इसके पास होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज आता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे कार्बन की एक चेन बना दी और यहाँ पे हमने इस ग्रुप को लगाया हुआ है, और मान लो ये ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, तो जो विथड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और हर जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 में कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे ये चार्ज ज़्यादा रहेगा, 2 पे चार्ज थोड़ा सा कम रहेगा फर्स्ट के कंपेयर में, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम। इसलिए जैसे जैसे इस ग्रुप से आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरे चेन में चलता है। आप ऐसा नहीं समझोगे कि आपने ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसका इफेक्ट केवल इस कार्बन पे पड़ेगा। आपको फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे चेन में आपको दिखाना होता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और हर जगह का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे इतना कम चार्ज जनरेट होता है कि उसको लगभग हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। इसलिए केवल अप टू 2 कार्बन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहे हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड वाला था वो आपने x की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्टिंग का मतलब ट्रांसफर नहीं होता, आप जानते रहना। ये कार्बन का ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ था हैलोजन के साथ, वो ऑर्बिटल थोड़ा सा हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मीन्स ये थोड़ा सा इस टाइप से हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे जो चार्ज बोलते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता तो ये पार्शियल चार्ज नहीं आता, फिर यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन ओनली शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग चेन से दूर हो सकती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन चेन से बाहर निकलता हुआ दिख सकता है, या फिर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा चेन के अंदर, मीन्स इलेक्ट्रॉन चेन में एंटर करता हुआ दिख सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के डायरेक्शन के बेस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। On the basis of direction of transfer of electrons, the inductive effect is categorized as negative inductive effect and positive inductive effect. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जो एटम्स होंगे या जो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं, मीन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चेन से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चेन। और जब चेन से इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेंगे तो चेन में जो कार्बन होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब इसके लिए आप यहाँ पे चाहे तो इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा लो 3, या फिर आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा लो 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। उसके बाद हमारा आता है NO2 ग्रुप, उसके बाद CN, SO3H, CHO, फिर कीटोन हमारा आ जाएगा, फिर एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप के बाद एसिड क्लोराइड आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है ईस्टर, उसके बाद अमाइड, फिर हैलोजन्स आ जाते हैं डिफरेंट जो हैं OH, OR, देन NH2, C6H5 एंड देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है, मीन्स हाइड्रोजन का जो इफेक्ट होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी वो सबसे कम होती है। तो ये तो हो गए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले कुछ ग्रुप्स। अभी इन ग्रुप्स का जो एप्लीकेशन होगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप या एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी देन दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द चेन। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होंगे उसमें जनरली आते हैं एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में जब टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करोगे तो जो टर्शियरी वाला एल्काइल ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो 3 डिग्री एल्काइल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल, देन 1 डिग्री एल्काइल, उसके बाद नॉर्मल एल्काइल। नॉर्मल एल्काइल में हमारा आता है मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन का नंबर। तो ये तो हो गया जब एल्काइल ग्रुप अलग अलग नंबर्स में है। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसमें जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसका पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ता जाता है। मीन्स अगर आपने कोई प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ले लिया और उसमें आपने कार्बन रखा हुआ है 1, और इस तरीके से आपने यहाँ पे चेन में कार्बन के नंबर को बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर को बढ़ाते जाओगे इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू दीज टू। तो ये तो पूरा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका ऑर्डर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके एप्लीकेशन को समझना, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो एप्लीकेशन पे ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इनके एप्लीकेशन को समझते हैं कि इनका कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है आपको मैग्नीट्यूड चेक करना, कि अगर कहीं पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का जनरेट हो रहा है तो कहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा और कहाँ पे कम। जैसे इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2 और इसके साथ हमने अटैच कराया NO2 ग्रुप, और यहाँ पे CH3 CH2 के साथ हमने अटैच करा दिया CN ग्रुप। तो अब इन सबको समझने के लिए आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर हैं वो याद होने चाहिए, इसलिए अभी आप लोग उसका ऑर्डर अपने सामने रख के और फिर इसको समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस और इस कार्बन में किसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए आपको इसके पावर को चेक करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ NO2 एंड CN, NO2 इज मोर पावरफुल माइनस आई इफेक्ट,
इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब अगर इन दोनों का आप किसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन फास्ट देगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा। तो ऐसे हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो -I इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में किसके होगा, पावर ऑफ -I इफेक्ट। अब अगर -I की जगह यहाँ पे +I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगाओगे तो ये जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली जहाँ प्रोपोर्शन में था वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हो जाएगा +I इफेक्ट के। तो आप -I इफेक्ट के बेस पे और +I इफेक्ट के बेस पे कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड अब हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा था, अगर आप नेगेटिव चार्ज लिखना चाहो तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा पॉजिटिव I इफेक्ट के और इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा -I इफेक्ट के। तो सेम ऐसे आपको किसी तरीके से भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पता चल जाता है। चलिए हम दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन है चेक करने में स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। तो जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन आयन होता है वो कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे किसी भी चार्ज को अगर आपको स्टेबल करना है तो इनडायरेक्टली आप जानते रहो कि आपको ये चार्ज हटाना होता है, क्योंकि जब तक इन स्पीसीज के ऊपर चार्ज लगा रहेगा तब तक ये चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे और किसी न किसी के साथ रिएक्शन शो करेंगे। अगर आपने किसी वजह से इनका चार्ज न्यूट्रल कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका जैसे ही चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा फिर ये स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको इन दोनों के चार्ज को न्यूट्रल करना है। अब न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे ग्रुप। अब आप कैसा ग्रुप लगाओगे जिससे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यही आपको समझना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी आपको यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाना है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा जो कि इसको न्यूट्रल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको ऐसा ग्रुप लगाना है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर ले। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपको लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कोई भी आप लगा सकते हो, जैसे हम हैलोजन लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दो। अब इसी में अगर हम इसके नंबर को बढ़ाते जाएं तो वो स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता जाता है। जैसे हमने लिख दिया CH3C पे पॉजिटिव चार्ज, अभी 2 बॉन्ड क्या है हमको ये पता नहीं है इस पे क्या लगा हुआ है, और एक में हमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिया और एक में हमने 3 CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इन तीनों में चेक करना हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसको स्टेबल बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज़्यादा आप लगाते जाओगे वो उसको उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। तो जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन का आप जानते भी हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, तो वो यहीं से आता है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। सेम ऐसे इसकी स्टेबिलिटी को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आप ग्रुप लगा लो, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा वो इसको स्टेबल बना देगा। या अगर आप इसी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना लगा के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसको आप देखो। यहाँ पे है तो हमारा कार्बन आयन, लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है तो एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से है और आप इसका जो नेगेटिव चार्ज है और बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा के, तो उसको और ज़्यादा ये अनस्टेबल करेगा। तो मीन्स इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। इसलिए कार्बन आयन में जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है।
तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन बताते हो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। चलिए हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पे हैलोजन लगा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हैलोजन को हटाना होता है और कोई भी यहाँ पे स्पीसीज होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, उसको यहाँ पे अटैक कराना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब हैलोजन को आप हटाओगे तो हैलोजन नेगेटिव चार्ज के साथ अलग होगा, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये इंटरेक्ट करेगा और इसके ऊपर जनरेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन की रेट होगी उसको डिफाइन करेगा उसके साथ ये जो लगा हुआ ग्रुप है। जैसे एक दूसरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब अगर इसको रिएक्टिविटी को आपको बढ़ाना है तो उस कंडीशन में जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन की रेट उतनी ही हाई होती है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, इसलिए इसके रिएक्शन की रेट हाई होगी, इसलिए आसानी से रिएक्शन को ये करा देता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दूसरे वे में आप समझ लो। अब आप चाहते हो कि अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करे तो आपको करना क्या है, इस हैलोजन को बाहर करना है सबसे पहला काम। और हैलोजन ये बाहर तभी होगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी आप चाहते क्या हो कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसमें जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से इसको ले जाने दे। और ऐसा कार्बन तभी करेगा जब इस कार्बन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाओगे, क्योंकि अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हैलोजन को कभी ले जाने नहीं देगा, इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे हमने ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कार्बन के ऊपर बढ़ता है तो फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली हैलोजन को दे देते हैं। तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके आसानी से निकल जाएगा, फिर Cn इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप ये ग्रुप लगाओगे रिएक्शन की रेट उतनी ही हाई रहती है। इसलिए जब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है उसी में आप देखो ये ग्रुप पहले हटता है फिर दूसरा अटैक करता है। तो SN1 में जो ऑर्डर होता है हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आता है। तो जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनता है और वो एक 5 बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है जो हाईली अनस्टेबल है। तो वहां पे सबसे पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती और इसी बॉन्ड की ब्रेकिंग में ही इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसके ऑर्डर को इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे डिस्कस नहीं करते। और वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करता है जो उसको अनस्टेबल बनाता है, इसलिए ऑर्डर वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन है चेक करना एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड कितना इजीली हाइड्रोजन प्लस को रिलीज कर देता है। जो जितना आसानी से H प्लस को रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे अगर हम CH3COOH की बात करें तो CH3COOH में इसी H को ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड को हम एसिडिक बोलते हैं। अब इसी के 3 अलग अलग हम कंडीशंस ले लें। तो एक तो हम यही ले रहे हैं जिसमें इस CH3 ग्रुप में जो हाइड्रोजन है वो अटैच है 3। तो एक हाइड्रोजन अगर इसका हम सेपरेट करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया और तीसरे में हम यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दिया। अब इस तीनों की एसिडिटी को अगर हमको चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में बाहर जाना है और ये H प्लस के फॉर्म में बाहर कब जाएगा, जब यहाँ पे O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से O की तरफ शिफ्ट हो जाए, तभी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बाहर चला जाएगा H प्लस के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हो रही है, मीन्स आप चाहोगे कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो,
क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाएगी और ये H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों ग्रुप को चेक करते हैं। ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, और इसका नेचर तो कुछ भी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है ये एसिडिटी को सपोर्ट करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। ये वाला एसिडिटी को कम कर रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। ये वाला कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी। ये एसिडिटी को कम कर रहा है, इसलिए ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो इन तीनों में एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। अब सेम ऐसे ही अगर आप इसमें इस ग्रुप को आप बढ़ाते जाओ तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाते जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ले लिया ClCH2COOH, Cl2CHCOOH एंड Cl3CCOOH, मीन्स हमने इसके सभी हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही ज़्यादा बढ़ाते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका बहुत आसानी से ये अट्रैक्ट कर लेंगे, तो H+ ईजिली रिलीज होगा। और एसिड वही स्ट्रांग होता है जो आसानी से H+ को दे दे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा और सबसे कम ये होगा इन तीनों में। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे इस हैलोजन के नेचर को भी बदल सकते हो। जैसे हमने ले लिया ClCH2COOH, BrCH2COOH एंड FCH2COOH, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये आएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी पोजीशन को बदल दें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 CHCl COOH, एक ये कंपाउंड है। दूसरे में हमने क्या किया, Cl का पोजीशन थोड़ा सा और पीछे कर दिया। थर्ड वाले में इसको टर्मिनल पे हमने लगा दिया CH2 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 COOH। अब इन तीनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो आपने अभी बताया था कि जब आप इसको, यानी जो ग्रुप है जिसका इफेक्ट आप चेक कर रहे हो और जिस ग्रुप पे इसका इफेक्ट आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा। तो ये तो हो गया जब हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को लगाते जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा उसको देख लो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसके बाद एसिटिक एसिड, और इसी में हम ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इन चार में अगर बताना हो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें 1 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन। और आपने ये ऑर्डर पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर को चेन में बढ़ाते जाओगे उसका जो +I इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे है। और +I इफेक्ट कर क्या रहा है, एसिडिटी को कम करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी को कौन कम करेगा, ये। तो सबसे कम एसिडिक ये हो जाएगा, और ये कुछ नहीं करेगा, एसिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। इसलिए यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। और जब आप एसिडिटी की बात करते हो तो वहाँ पे आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। और जब किसी भी एसिड को आप डिसोसिएट कराओगे तो ये जनरेट करता है CH3COO- एंड H+। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka अगर हम लिखें तो उसको हम लिखते हैं CH3COO- का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। और इस अगर आप रिलेशन से समझो तो जो Ka है उसका डायरेक्ट रिलेशन इस H+ के कंसंट्रेशन के साथ है। मीन्स जैसे जैसे आप H+ के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे Ka की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और H+ का रिलेशन एसिडिटी के साथ भी है। तो जैसे जैसे आप एसिडिटी को बढ़ाते हो
वैसे वैसे के ए की वैल्यू भी बढ़ जाती है। मीन्स ज़्यादा एसिडिक कोई सोल्यूशन होगा तो उसका के ए भी ज़्यादा होगा। और के ए और पी के ए में उल्टा रिलेशन है, जिसका के ए ज़्यादा होता है उसका पावर कम होता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जैसे H+ से आप पीएच बताते हो, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी भी एसिड के लिए क्या करते हो, आप बोलते हो कि H+ ज़्यादा होना चाहिए तब वो एसिड होता है, लेकिन pH बोलते हो कि कम होना चाहिए, क्योंकि pH जितना कम होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो पावर में और उसके नॉर्मल वैल्यू में उल्टा रिलेशन होता है। इसलिए अगर एसिडिटी के लिए Ka ज़्यादा होगा तो उसका pKa बहुत कम होगा। तो अगर आपने बोल दिया कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो आप बोलोगे कि इन सभी में इसका Ka सबसे हाई है और इसका pKa बोलोगे सबसे कम है। तो कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर होती है वो आपको Ka या pKa के बेस पे भी पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप आसानी से इस बेस पे बता सकते हो। इसके अलावा एसिडिटी को एक्सप्लेन करने का एक और भी तरीका है। जब कोई भी एसिड हाइड्रोजन प्लस को रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो जब ये अनस्टेबल होगा तो आसानी से H+ को रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन तभी होता है जब उस रिएक्शन के बाद वो ज़्यादा स्टेबल किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब अगर आप जो कुछ भी इस हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद बनाते हो, अगर ये स्टेबल रहे तो रिएक्शन को सपोर्ट करता है। यानी आप चाहते हो कि आपके साथ यहाँ पे इस कंपाउंड में कुछ ऐसा ग्रुप अटैच रहे जो इसके चार्ज को बैलेंस करे। मीन्स इनडायरेक्टली आपको इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है। ये चार्ज जितना ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही आसानी से H+ को जनरेट करेगा। तो ठीक है, अब इसके साथ आपने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाया और इसी के साथ मैं बोल रहा था कि आप Cl ग्रुप लगा दो। तो जो Cl ग्रुप होता है जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, मतलब स्टेबल बना देगा। इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। और आपने इस ग्रुप को लगाया, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये और बढ़ाएगा। तो नेगेटिव चार्ज तो इसके पास पहले से था, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, मतलब इसको और ज़्यादा अनस्टेबल बना रहा है। और जब ये अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिटी को कम करेगा, क्योंकि H+ को रिलीज नहीं करेगा ये आसानी से। तो आप चार्ज के बेस पे भी एसिडिटी और बेसिसिटी को बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट इसका है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो इजीली H+ को एक्सेप्ट कर ले, या कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो और उसको आसानी से वो डोनेट कर ले। अब यहाँ पे अगर हम 3 अमाइंस ले लें जिसमें एक में अमाइन में हमने कुछ अटैच नहीं किया, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन अटैच है, मीन्स अमोनिया। एक में हमने एक H को रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप से और एक में हमने किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया है। अब इन तीनों की हम बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए हम इस लोन पेयर के डोनेशन के बेस पे बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। और लोन पेयर का डोनर ही बेस होता है, लेविस कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसके लोन पेयर को डोनेट कराने की टेंडेंसी चेक करनी है। अब ये लोन पेयर को डोनेट तभी करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो रहेगी तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो आपको ग्रुप का ऐसा कैरेक्टर चेक करना है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से इसको डोनेट करे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला है और ये वाला कुछ नहीं करता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये आएगा। ये वाला
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में हाई रहेगी, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ ये शो करेगा, तो थर्ड नंबर पे ये आ जाता है। अब सेम ऐसे इसके ऊपर आप क्या करो, ग्रुप को और बढ़ा के चेक कर लो। तो जैसे हम इस वाले में ग्रुप थोड़े से बढ़ा रहे हैं, तो हमने एक लिया जिसमें एक हमने ग्रुप लगाया हुआ है, एक में हमने 2 ग्रुप लगा दिया और एक में 3 ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ही आपको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा ये रिलीज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो गैसियस स्टेट में है, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन में आते हो तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या होता है, इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, यानी जो ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होते हैं उनके अटैचमेंट की वजह से वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करने लगते हैं। इसलिए सॉल्यूशन में जब आप अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जो अटैच है वो मिथाइल अगर होगा तो जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री के अंदर ज़्यादा बल्कि ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा अगर आपने ग्रुप मिथाइल लगाया हुआ है तो। और अगर आपने ग्रुप यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया तो ये ऑर्डर और बदल जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं जब बात होगी सॉल्यूशन के अंदर। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन मेंशन नहीं रहेगा तो गैसियस स्टेट में हमेशा जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। डजंट मैटर आप वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाए हो या फिर इथाइल ग्रुप लगाए हो। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका भी पावर हम लिखते हैं pKb। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो Kb ज़्यादा और उसी हिसाब से pKb की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया पूरा इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।